हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर सेल का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। तो उन दोनों के दोनों लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, फिर हम आज क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को दिया था पूरा का पूरा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप का पूरा जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। उसके अलावा सेल का पूरा जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। उसके अलावा आपको मैंने बताया था सेल की डिस्कवरी के बारे में। देन लेक्चर नंबर 2 की मैं बात करूं तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा एक तो सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है। फिर एक उसके अलावा मैंने आपको बताया था यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर एंड एसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और फिर फाइनली हमने पढ़ा था यहाँ पे टाइप ऑफ सेल के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह की सेल होती है, एक तो होती है यूकैरियोटिक सेल और एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 के टॉपिक्स, जो कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अगर आपको एक बार फिर से ये लेक्चर देखने हैं तो उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप वहां से आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा यदि अगर आपको उन टॉपिक्स में कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपका आंसर फटाफट दे दूंगा। ठीक है, तो आज देर नहीं करते हुए फाइनली हम चालू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की सेल होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों, लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, दो तरह की सेल होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। दोनों सेल के बीच में जनरल डिफरेंस क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको पूरा का पूरा हम एक बार वापस पढ़ेंगे और वो काफी बड़े स्केल पे पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे सेल के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि सेल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, सेल दिखाई कैसी देती होगी, सेल के अंदर क्या क्या पार्ट मौजूद होते हैं, उन पार्ट के नाम हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस को समझ सकते हैं, वरना रटना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप है ना यहाँ पे सेल जो है, सेल के जितने भी टॉपिक्स है, सेल के जितने भी पार्ट है, उन सभी के सभी पार्ट के नाम याद करोगे। तो जो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और कल के लेक्चर के लिए ये आपका सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चालू करने वाले हैं जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हाँ, तो देखिए बच्चों, टॉपिक हम चालू कर रहे हैं जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेल होती है ना, सेल के अंदर अपने कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन सभी पार्ट के नाम को याद करेंगे। ठीक है, जब आपको ये सारे के सारे पार्ट के नाम याद हो जाएंगे, उसके बाद आप आसानी से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या बता सकते हो, आसानी से डिफरेंस बता सकते हो और काफी आसानी से उसे समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आज सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसके अंदर हम सेल के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट के नामों को याद करेंगे। ठीक है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में हम डिफरेंस करेंगे, तो कुछ पार्ट प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। बाकी उसके पहले हमें पार्ट का नाम तो याद होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम आज सबसे पहले सेल का जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको पार्ट के नाम याद कराऊंगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे टॉपिक है जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। चलो देखना, यहाँ पे चालू कर रहे हैं अपन। सुनो बच्चों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि जो सेल होती है, ठीक है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि जो सेल होती है, सेल के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है,
जो सेल होती है, सेल के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा यहां पे सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सेल बाउंड्रीज। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? सेल बाउंड्रीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और तीसरा पार्ट कौन सा होता है? नंबर 3। तो याद रखना तीसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस। तो ये आप अच्छे से याद रखना कि किसी भी सेल की मैं बात करूं तो किसी भी सेल में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक तो होती है सेल बाउंड्री, मतलब सेल के आसपास की जो बाउंड्री होगी, मतलब उसका जो कवर होगा। फिर एक उसके अलावा साइटोप्लाज्म, और एक उसके अलावा होता है न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके तीनों पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, सुनना अच्छे से। सबसे पहले आता है सेल बाउंड्री। अब सेल बाउंड्री में आप सबसे पहले तो आप ध्यान रखना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सबसे पहली सेल बाउंड्री होती है वो सबसे पहले सेल बाउंड्री कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। और एक आप अच्छे से याद रखना एक बात कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है? यूनिवर्सल सेल बाउंड्री। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? यूनिवर्सल सेल बाउंड्री। यूनिवर्सल सेल बाउंड्री। ठीक है ना, ये वाली बात अच्छे से याद रखना। सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल सेल बाउंड्री। ठीक है, ये वाली अच्छे से बात आप याद रखना। अब यूनिवर्सल सेल बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी बाउंड्री है जो कि सभी सेल के आसपास मौजूद होती है ना। यूनिवर्सल सेल बाउंड्री का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब हर जगह का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस दुनिया में जितनी भी वैरायटी की सेल है, सभी सेल के आसपास एक तरह की सेल बाउंड्री तो हमेशा मौजूद होगी। वो कौन सी होगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ध्यान रखना, इट मीन्स इट प्रेजेंट अराउंड एवरी सेल। याद रखना, कोई से भी सेल हो बच्चों, हर सेल के आसपास एक सेल बाउंड्री तो होगी और उस सेल बाउंड्री का नाम क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ध्यान रखना सेल बाउंड्री जो है, सेल बाउंड्री के अंदर सबसे पहले सेल बाउंड्री आप कौन सी याद रखोगे? सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब सिंपल कवर। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले सेल बाउंड्री हो जाती है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे एक ऐसी सेल बाउंड्री होती है जो कि हर एक तरह की सेल के आसपास मौजूद होती है, और इसकी वजह से अपन सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेल बाउंड्री। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। हाँ, तो अब इसके बाद नेक्स्ट सेल बाउंड्री आती है बच्चों सेल वॉल। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन तो हम पढ़ चुके हैं, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप यह ध्यान रखना कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये यूनिवर्सल सेल बाउंड्री होती है। यूनिवर्सल सेल बाउंड्री का मतलब ये एक ऐसी सेल बाउंड्री है जो कि दुनिया की हर एक सेल के आसपास मौजूद है। कोई सी भी सेल हो, हर तरह की सेल के आसपास ये वाली सेल बाउंड्री तो मौजूद होगी, जिसका नाम क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। अब देखो इधर, सेल मेम्ब्रेन के बाद अगली सेल बाउंड्री कौन सी आती है? सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद अगली सेल बाउंड्री कौन सी आती है? सेल वॉल। अब एक बात ध्यान रखना, सेल वॉल यदि प्रेजेंट होती है ना, याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन तो हमेशा प्रेजेंट होगी। और अगर मैं बात करूं सेल वॉल, तो सेल वॉल एक एडिशनल सेल बाउंड्री होगी, और अगर ये प्रेजेंट होगी तो ये हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी। ठीक है, एक बार और सुन लो, सेल मेम्ब्रेन तो हमेशा प्रेजेंट होती है। और एक बात ध्यान रखना कि जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल एक तरह की एडिशनल सेल बाउंड्री होती है, और अगर ये सेल के आसपास प्रेजेंट होती है तो ये कहां पे प्रेजेंट होगी? सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होगी? सेल वॉल एक तरह की एडिशनल सेल बाउंड्री होगी, मतलब एक तरह से आप मान सकते हो एक्स्ट्रा सेल बाउंड्री होगी जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होगी। मतलब सेल के आसपास सेल मेम्ब्रेन तो होगी, और एक्स्ट्रा में यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो सकती है? सेल वॉल। और अगर वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो वो कहां पे प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है? एडिशनल सेल बाउंड्री। ठीक है, एडिशनल सेल बाउंड्री
एडिशनल सेल बाउंड्री प्रेजेंट आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रेजेंट आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। ये अच्छे से याद रखना आप सेल वॉल के बारे में। ठीक है, मतलब याद रखना सेल मेम्ब्रेन तो हमेशा सेल के आसपास मौजूद होती है, और अगर सेल वॉल मौजूद होती है तो सेल वॉल एक एक्स्ट्रा सेल बाउंड्री की तरह मौजूद होती है, और वो सेल बाउंड्री कहां पे मौजूद होगी? सेल मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, अब सुनो आगे बच्चों, एक बात आप याद रखना कि इस पूरी दुनिया में मेन 4 तरह की सेल मौजूद है। ठीक है, इस पूरी दुनिया में जितनी भी सेल है वो कितने टाइप की है? 4 टाइप की। कौन कौन सी? बैक्टीरिया की सेल, फंजाई की सेल, प्लांट की सेल और एनिमल की सेल। ठीक है, कितने टाइप की सेल होती है? 4 टाइप की सेल होती है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट और एनिमल, ये 4 टाइप की सेल होती है। अब एक बात आप अच्छे से याद रखना कि जो सेल वॉल है, ठीक है ना, जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया की सेल के आसपास मौजूद है, वो प्लांट की सेल के आसपास मौजूद है, और वो फंजाई की सेल के आसपास भी मौजूद है। बाकी एनिमल की सेल के आसपास सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। मतलब आप याद रखना कि जो एनिमल की जो सेल होती है ना, एनिमल की सेल के आसपास केवल और केवल एक ही सिंगल बाउंड्री होती है। कौन सी? सेल मेम्ब्रेन। एक बार और सुन लो, जो एनिमल की जो सेल होती है, एनिमल की सेल के आसपास एक ही सिंगल सेल बाउंड्री होती है जिसका नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। जबकि अगर मैं प्लांट, बैक्टीरिया या फंजाई, इन तीनों में से किसी भी सेल की बात करूं तो इन तीनों की तीनों सेल के आसपास कितनी सेल बाउंड्री होती है? 2 तरह की। अंदर वाली तो होती है सेल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली कौन सी होती है? सेल वॉल। ठीक है, तो चाहे प्लांट सेल हो, चाहे फंजाई की सेल हो, चाहे बैक्टीरिया की सेल हो, तीनों की तीनों सेल के आसपास 2 तरह की सेल बाउंड्री होती है। उसमें अंदर वाली सेल बाउंड्री तो होती है कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, और बाहर वाली सेल बाउंड्री होती है कौन सी? सेल वॉल। ठीक है, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों सेल में 2-2 सेल बाउंड्री है, जबकि एनिमल सेल के अंदर एक ही तरह की सेल बाउंड्री है। वो कौन सी होगी? सेल मेम्ब्रेन। तो सुनना, यहाँ पे सेल वॉल के बारे में क्या याद रखोगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, ये कौन सी सेल के अंदर एब्सेंट होती है? एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। और एक अच्छे से याद रखना, प्रेजेंट इन प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अराउंड लिख देते हैं, इनकी जगह अराउंड, प्रेजेंट अराउंड। ठीक है, प्रेजेंट अराउंड। तो ये अच्छे से याद रखना कि यहाँ पे सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल एनिमल सेल के आसपास तो एब्सेंट होती है, और बाकी जो सेल बचती है, कौन कौन सी सेल बचती है? तो प्लांट सेल, फंजाई सेल और बैक्टीरियल सेल, इन तीनों की तीनों सेल के आसपास सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो ये 2 तरह की सेल बाउंड्री सेल के आसपास प्रेजेंट हो सकती है। ये आप अच्छे से याद रखना। सेल मेम्ब्रेन तो सभी सेल के आसपास मौजूद होगी, और बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल एक एक्स्ट्रा सेल बाउंड्री होगी, जो कि यदि प्रेजेंट होगी तो कहां पे प्रेजेंट होगी? सेल मेम्ब्रेन के बाहर। और याद रखना कि वो प्लांट सेल, फंजाई सेल और बैक्टीरिया की सेल के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन अगर अपन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के आसपास सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई सबसे पहले अपने सेल बाउंड्रीज कंप्लीट। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पे, तो सेल बाउंड्रीज तो कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, सेल बाउंड्रीज मैंने आपको 2 बता दी, एक तो है सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर कौन सी होती है? सेल वॉल। है ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो यहाँ पे, इस पूरी बात को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन तो क्या होती है? यूनिवर्सल सेल बाउंड्री होती है, मतलब सभी सेल के आसपास मौजूद होती है। तो मान लो कि ये सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये तो क्या बना दी मैंने? सेल मेम्ब्रेन। अब यदि सेल वॉल मौजूद होगी तो वो कहां पे मौजूद होगी? इसके बाहर मौजूद होगी। याद रखना, सेल वॉल के बारे में मैंने आपको बताया, एडिशनल सेल बाउंड्री होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ठीक है, एनिमल सेल यदि ये होगी तो एनिमल सेल के आसपास तो सेल वॉल होगी नहीं, मतलब होगी ही नहीं, वहां तो केवल और केवल ये सेल मेम्ब्रेन रहेगी बस। लेकिन प्लांट सेल, फंजाई की सेल और बैक्टीरिया की सेल के आसपास एक और सेल बाउंड्री होगी जिसका नाम क्या होगा? सेल वॉल। ठीक है ना, एक और सेल बाउंड्री होगी जिसका नाम क्या होगा? सेल वॉल। ठीक है, तो इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो बच्चों ये 2 तो क्या हो गए? सेल बाउंड्रीज हो गई। अब सेल बाउंड्रीज के बाद
यहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा हूँ न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म के बारे में अपन थोड़ा सा ज्यादा सीखेंगे। तो न्यूक्लियस के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आप अच्छे से याद रखना कि यदि न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर मौजूद होता है। आपको मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ सेल बता चुका हूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, दोनों की दोनों सेल में क्या फर्क होता है, ठीक है। दोनों के न्यूक्लियस की बात करें तो उनमें क्या फर्क होता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो तो काफी लेस डेवलप होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो काफी ज्यादा डेवलप होता है। तो यार लेस डेवलप न्यूक्लियस, ज्यादा डेवलप न्यूक्लियस, फर्क क्या है, उसके लिए हमें पहले न्यूक्लियस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में जब डिफरेंस करेंगे तो हम वापस इस बात को वहां पे डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो पुराना है, काफी तुच्छ न्यूक्लियस है, काफी लेस डेवलप न्यूक्लियस है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस काफी ज्यादा डेवलप है, काफी ज्यादा एडवांस है। तो दोनों में फर्क क्या है, तो उसके लिए हमें पहले न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें मौजूद होती है। तो आप अच्छे से याद रखना कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला तो होता है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। सबसे पहला पार्ट तो क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब न्यूक्लियस के आसपास का जो कवर है। फिर उसके बाद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, उसके बाद होता है न्यूक्लियोलस। और एक उसके बाद उसके अंदर एक छोटा सा थोड़ा सा धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन फाइबर। तो आप याद रखना कि किसी भी न्यूक्लियस में ये 4 पार्ट होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियस के आसपास का कवर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ लिक्विड, है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ लिक्विड, या तो फिर और भी ज्यादा करेक्ट इसके लिए वर्ड यूज में ले तो मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स का मतलब होता है इनर पार्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना पूरा का पूरा। फिर एक उसके अलावा यहाँ पे होता है न्यूक्लियोलस और एक उसके अलावा होता है क्रोमेटिन फाइबर। तो न्यूक्लियस के अंदर ये 4 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो तो काफी पुराना है, यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस नया और एडवांस है। तो अपन वहां पे देखेंगे कि दोनों में इन पार्ट का फर्क है। वहां पे हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में तो ये चारों के चारों पार्ट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये चारों के चारों पार्ट नहीं होते, ठीक है। तो फिलहाल आप न्यूक्लियस के बारे में क्या याद रखोगे, फिर मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस बताऊंगा ना, तो वहां पे बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे अपन, लेकिन उससे पहले आपको चारों पार्ट के नाम याद होने चाहिए। और फिर जब हम पूरे के पूरे न्यूक्लियस की डिटेल स्टडी करेंगे तब हम चारों के फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप न्यूक्लियस के चारों पार्ट का नाम याद रखो। और एक बात ध्यान रखना, न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद होगा, सेल के अंदर, ठीक है। अब सेल के अंदर ज्यादातर वो सेल के बीच में होता है, ठीक है ना। सेल के अंदर तो वो ज्यादातर कहाँ पे होता है, सेल के बीच में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेल के बीच में ही हो। कभी कभी वो सेल के अंदर एक साइड पे भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे ना होके यहाँ पे बैठा हुआ हो, तो इस तरह से। बाकी आप याद रखना कि न्यूक्लियस जो होगा वो सेल के अंदर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ज्यादातर न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, सेल के बीच में होगा, लेकिन कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि हम प्लांट सेल में देखेंगे ये पॉसिबिलिटी कि न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में आप ये चारों के चारों पार्ट याद रखना, ठीक है ना। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन साइटोप्लाज्म में चालू करेंगे। हाँ तो बच्चों, ठीक है ना, तो सेल बाउंड्रीज कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियस के अंदर आपको चारों के चारों पार्ट के नाम ध्यान रखने हैं। अब फाइनली हम चालू कर रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सबसे पहले तो सेल के अंदर मैं शो कर दूं यहाँ पे, तो देखो इधर ये दोनों तो सेल बाउंड्री हो गई। न्यूक्लियस मैंने क्या बताया आपको, ज्यादातर सेल के बीच में होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये दोनों हो गए सेल बाउंड्री। अब ये जो बीच का जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो बीच का जो पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये जो बीच का जो पार्ट होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है और उसके अंदर काफी सारी चीजें मौजूद होती है सॉलिड नेचर की। तो जो भी मटेरियल यहाँ पे बीच में मौजूद होता है, ठीक है ना, जो भी मटेरियल यहाँ पे बीच में मौजूद होता है, कोई खाली स्पेस नहीं होती, मटेरियल मौजूद होता है यहाँ पे। तो जो भी बीच में यहाँ पे मटेरियल मौजूद होता है, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म।
तो ये सेल बाउंड्री हो गई दोनों, अंदर न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे जो भी मटेरियल भरा हुआ होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, ये अच्छे से याद रखना आप लोग। देखो यहाँ पे सुनना बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहले दो पार्ट होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म को फर्दर अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को अपन फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है लिक्विड पार्ट, ठीक है, एक तो है लिक्विड पार्ट और एक है सॉलिड पार्ट, है ना। एक तो है लिक्विड पार्ट और एक है सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट को तो हम क्या बोलते हैं, हाइलोप्लाज्म। लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइलोप्लाज्म या तो फिर साइटोसॉल। ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होता है उसे तो हम क्या बोलते हैं, हाइलोप्लाज्म या तो फिर साइटोसॉल। ये अच्छे से याद रखना कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट होता है, उस लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइलोप्लाज्म बोलते हैं या तो फिर साइटोसॉल बोलते हैं। और उसमें जो सॉलिड पार्ट होता है, मैंने आपको क्या बताया, लिक्विड होता है पानी जैसा और उसमें काफी सारी छोटी छोटी सॉलिड चीजें प्रेजेंट होती है। तो जो पूरा का पूरा जो लिक्विड पार्ट है पानी जैसा, वो तो क्या हो जाएगा, साइटोसॉल या फिर हाइलोप्लाज्म। और उसके अंदर जो छोटी छोटी सॉलिड चीजें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोप्लाज्म। अब देखो, इसको काफी अच्छा आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं। आप लोग एज्यूम करने की कोशिश करना। अगर आपको सेल पूरी ढंग से दिमाग में बिठानी हो ना कि किस तरह की होती होगी सेल दिखने में, तो आप इस चीज को एज्यूम करना। देखो, सबसे पहले तो आप एक बड़ी बॉल को एज्यूम करो। एक काफी बड़ी बॉल ली हमने, है ना, बॉल ली, एक काफी बड़ी बॉल ली। उस बॉल के अंदर हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया, है ना। उस बॉल के अंदर हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। उस पानी के अंदर हमने काफी सारी छोटी छोटी सी अलग अलग चीजें डाल दी। ठीक है, उस पानी के अंदर हमने काफी सारी छोटी छोटी सी अलग अलग चीजें डाल दी। ठीक है, अब हमने जो बॉल ली, तो बच्चों बॉल का जो कवर होगा, है ना, बॉल है आपके पास, तो बॉल का कोई कवर होगा, कोई बाउंड्री होगी, तो वो तो क्या हो जाएगी, सेल बाउंड्री। फिर उसके अंदर आपने जो पानी भरा, है ना, और उस पानी के अंदर आपने छोटी छोटी अलग अलग चीजें डाल दी, तो वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने आपको दो बातें बताई कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। तो आपने जो पानी भरा, वो पानी तो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट। और आपने जो छोटी छोटी चीजें उसमें डाल दी कुछ कुछ, वो क्या होगी, सारी की सारी सॉलिड पार्ट, है ना। और फिर फाइनली आपने क्या किया, एक थोड़ी छोटी बॉल ली और उस छोटी बॉल को पानी में डाल दिया बिल्कुल बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपने एक बड़ी बॉल ली, बड़ी बॉल तो क्या हो गई, सेल। और बड़ी बॉल की जो बाउंड्री है वो क्या कहलाएगी, सेल बाउंड्री। फिर आपने उसके अंदर क्या किया, पानी भर दिया, और पानी के अंदर आपने काफी सारे छोटे छोटे मटेरियल डाल दिए, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। अब उसमें आपने एक तो पानी मिलाया और एक छोटे छोटे मटेरियल डाले, दोनों को मिला के मैं साइटोप्लाज्म बोल रहा हूं। तो जो लिक्विड पार्ट होगा पानी वाला, वो तो क्या हो जाएगा, हाइलोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल। और जो आपने छोटे छोटे मटेरियल डाले वो क्या हो जाएगा, सॉलिड पार्ट या तो फिर ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, और फाइनली मैंने आपसे क्या बोला कि आप एक थोड़ी छोटी बॉल लो और उसको भी पानी में डाल दो, तो वो छोटी बॉल किसको शो करेगी, न्यूक्लियस को शो करेगी। आ गई ये बात समझ में। तो ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। ठीक है, लिक्विड पार्ट को तो हम क्या बोलते हैं, हाइलोप्लाज्म या फिर साइटोसॉल, और सॉलिड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। अब फाइनली ये जो ट्रोफोप्लाज्म होता है, इस ट्रोफोप्लाज्म को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रोफोप्लाज्म को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ट्रोफोप्लाज्म के दो पार्ट कौन से होते हैं वो समझाने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों, फाइनली अब आप यहाँ पे देखना, आपको लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट के बारे में आ गया होगा समझ में। ठीक है ना। अब फाइनली सॉलिड पार्ट जो होता है, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो अपन ने पानी भर दिया, और पानी के अंदर अपन ने काफी सारी छोटी छोटी चीजें डाली थी, जिनको अपन ने क्या बोला, सॉलिड पार्ट, मतलब ट्रोफोप्लाज्म। तो सॉलिड पार्ट के अंदर होता क्या क्या है, तो आप अच्छे से याद रखना। देखो, सॉलिड पार्ट जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, उस पानी के अंदर मौजूद होता है, लिक्विड के अंदर मौजूद होता है, वो क्या क्या होता है, तो दो चीजें होती है वहां पे। एक तो याद रखना, सेल ऑर्गेनेल्स।
ठीक है, एक तो क्या याद रखोगे आप, सेल ऑर्गेनेल्स, और एक आप याद रखोगे नॉन लिविंग मटेरियल। ठीक है, एक तो है सेल ऑर्गेनेल्स और एक है नॉन लिविंग मटेरियल। नॉन लिविंग मटेरियल का मतलब जो किसी काम का मटेरियल नहीं है, जो कि कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है ना। नॉन लिविंग मटेरियल का मतलब क्या है, एक तरह का वेस्ट, एक तरह का वेस्ट, या फिर एक ऐसा मटेरियल जो कि नॉन लिविंग नेचर का है, जो कि कोई ज्यादा काम परफॉर्म नहीं करता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूटोप्लाज्मा। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूटोप्लाज्मा। तो ये अच्छे से याद रखना कि जो सॉलिड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, उसमें दो चीजें मौजूद होती है, एक तो सेल ऑर्गेनेल्स और एक उसके अलावा नॉन लिविंग मटेरियल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूटोप्लाज्मा। अब देखो इधर बच्चों, सेल ऑर्गेनेल्स में आप कौन कौन से नाम याद रखोगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अलावा प्लास्टिड्स, उसके अलावा लाइसोसोम्स, उसके अलावा गोल्जाई बॉडीज, गोल्जाई बॉडीज, और उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी होते हैं, तो वो मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब उस वक्त बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप अभी यहाँ पे ये 6 सेल ऑर्गेनेल के नाम तो याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, गोल्जाई बॉडीज और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक इसके अलावा बिल्कुल जरूरी में आप एक नाम और अच्छे से याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। तो टोटल मैंने आपको 7 सेल ऑर्गेनेल, 6 सेल ऑर्गेनेल बोले हैं याद रखने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ये 6 सेल ऑर्गेनेल आप अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का, उसमें काम आएंगे अच्छे से। तो ये 6 के 6 सेल ऑर्गेनेल आप अच्छे से याद रखना। और एक उसके अलावा नॉन लिविंग मटेरियल, जो कि किसी भी काम के मटेरियल नहीं है, मतलब कोई ज्यादा काम नहीं होता इनका, एक तरह के आप वेस्ट बोल सकते हो। तो इसमें आप 2-3 एग्जांपल याद रख सकते हो, जैसे कि लेटेक्स, रेजिन, ठीक है, टेनिन, और भी होते हैं काफी सारे, तो एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपना फाइनली सॉलिड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पार्ट के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। अब जब आप ये सारे के सारे पार्ट के नाम अच्छे से याद कर लोगे, तब आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आसानी होगी इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस समझने में। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का जो पार्ट है आपको आया होगा समझ में। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर देखें, तो उस नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले इस पूरे को अच्छे से आप याद कर लें। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये सारे के सारे नाम नहीं याद होंगे, तब तक आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस आसानी से समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे नाम अच्छे से याद करें, फिर उसके बाद आप आसानी से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं, क्योंकि आपको नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जो कि आप एक तरह से मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा इस लेक्चर को। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल रेगुलर मिलते रहे। ठीक है, बाय बाय।